अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई यानी जौहर और मरकज़े की साख्त ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आज का ये जो लेक्चर है तो ये क्वेश्चन बैंक में पूछे गए एमसीक्यूज से मुताल्लिक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले एमसीक्यू के अंदर जो एक नंबर वाले सवाल जो हैं तो उनमें पहला जो सवाल दिया गया है क्वेश्चन बैंक के अंदर वो कुछ इस तरह से है। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तवानाई वाले मदार से कूदकर कम तवानाई वाले मदार में पहुंचता है तब खारिज होने वाले फोटॉन की तवानाई खाली जगह के बराबर होती है। ओके, आप देखिए ये तमाम सवालात को हल करते करते हम इस चैप्टर के बेसिक्स जो हैं वो भी पढ़ते जाएंगे ताकि आपको वो पूरी तरह क्लियर होते जाए। वैसे इस चैप्टर के एंड तक आपको ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और कंप्लीट नोट्स भी आपके पास इस चैप्टर के हो जाएंगे, लेकिन हर सवाल को आप पहले डीप में समझते जाइए। आप देखिए ये चैप्टर जो है वो बेसिकली बोहर के जौहरी नज़रिए के बारे में है। बोहर का जो जौहरी नज़रिया है उसका ये कहना था कि एटम जो है जौहर, किसी भी एलिमेंट का जो जौहर है वो गोल होता है और ये जो गोल जो जौहर है इसके बिल्कुल बीचों बीच में एक छोटा सा कुर्रवी एक जिस्म होता है जिसे मरकज़ा कहते हैं। मतलब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो चीज़ आप देख रहे हो तो ये मरकज़ा है। ओके, इस मरकज़े के अतराफ़ ख़ाली जगह है यानी ख़ाली इलाका है, या आप उसे खला कह सकते हैं, वैक्यूम कह सकते हो। उस खला में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहते हैं। यहाँ पर आप एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो मरकज़ा है ये हमेशा पॉजिटिव बरकी बार वाला होता है और इसके अतराफ़ में जो इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं दायरवी मदारों के अंदर, जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर एक दायरवी मदार अगर लेता हूँ, सपोज़ करते हैं कि ये दायरवी मदार है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मदार में यहाँ पर इस दायरवी मदार के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता रहेगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव बरकी बार है। तो निगेटिव बरकी बार और मरकज़े के पॉजिटिव बरकी बार की वजह से उनके दरमियान बरकी सुकूनी क़ुव्वत कशिश होगी जो मरकज़ू क़ुव्वत का काम करेगी। तो इस तरह से मरकज़ू क़ुव्वत मिल जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो मरकज़े के अतराफ़ जो है वो घूमता रहेगा। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली ये जो सवाल अभी पहला नंबर का जो सवाल है, इस सवाल के अंदर आपसे जो चीज़ पूछी गई है पहले उसको समझ लेते हैं। सवाल में ये बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़े मदार से छोटे मदार में आ रहा है, यानी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी के अंदर आया, तो उस वक्त जो नूर का फोटॉन जो खारिज हुआ वो क्या वैल्यू का होगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़े मदार में से निकल कर आता है, बड़े मदार में उसकी तवानाई होगी En2 और छोटे मदार में उसकी तवानाई होगी En1, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा फोटॉन की तवानाई के बराबर, मतलब h/न्यू के बराबर। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो h/न्यू है इसको आप लैम्डा में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं h/c/लैम्डा, क्योंकि ये जो न्यू है इसकी जगह पर हम c/लैम्डा लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमको एक चीज़ यहाँ पर नज़र आई कि हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमेशा h/न्यू के बराबर होती है और उस h/न्यू को हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं hc/लैम्डा। इस तरह से जो सवाल पूछा गया था उसका करेक्ट जो आंसर है वो सी ऑप्शन होना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है, hc/लैम्डा। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है कि बोहर के मदार यानी बोहर्स ऑर्बिट के निस्फ कुत्र खाली जगह के साथ रास्त तनासुब में होते हैं। अब इसके लिए आपको बोहर्स एटॉमिक मॉडल का पूरा कंप्लीट स्टडी चाहिए और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल के मुताबिक रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, यानी जो दायरवी मदार होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन दायरवी मदारों का निस्फ कुत्र का फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर आप याद रखो निस्फ कुत्र के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता बोहर के मुताबिक वो है r⁴n, यानी n नंबर वाले ऑर्बिट का रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। ओके, ये हमेशा के लिए आप याद रखो r⁴n प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर। n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यानी बुनियादी कदरी अदद है। तो इसका इस पर्टिकुलर सवाल का जो जवाब है वो रहेगा बुनियादी कदरी अदद के मुरब्बे के साथ, यानी
बोहर का जो ऑर्बिट होता है उसका जो रेडियस है, उसका जो निष्कुत्र है, वो हमेशा एन स्क्वायर के साथ, बुनियादी कदरी अदद के मुरब्बे के साथ में वो हमेशा रास तनासुब में होता है। ओके, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला जो सवाल है वो इस तरह से है कि बोहर के जौहरी नज़रिए के दूसरे मफरूज़े के मुताबिक इलेक्ट्रॉन का ज़ावियाई मेयार हरकत हमेशा h/2π का कामिल अदद अज़ाफ़ मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होता है। प्लैंक का मुस्तकिल h की एसआई यूनिट और खाली जगह की एसआई इकाई यकसा होती है। ओके, यहाँ पर आप देखो प्लैंक का मुस्तकिल h और खाली जगह, ये दो लोगों की एसआई निज़ाम की इकाइयाँ इक्वल बताना है। तो इक्वल बताने के लिए आप याद रखिए कि बोहर के नज़रिए का जो दूसरा मफरूज़ा है आप उसी को यूज़ कर सकते हो। दूसरे मफरूज़े के अंदर ये बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन का ज़ावियाई मेयार हरकत, एंगुलर मोमेंटम, जिसको L∑n कहेंगे, n नंबर वाले ऑर्बिट में ज़ावियाई मेयार हरकत या एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है वो होती है NH/2π के बराबर। ओके, अब ये फार्मूला है बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक, ये एक्चुअली दूसरे नंबर का पॉस्टुलेट भी है। अब यहाँ सवाल में ये पूछा गया है अपने से कि ये जो H है इसकी एसआई यूनिट काय के बराबर होगी। तो ये फार्मूले को देखकर ही समझ में आ रहा है कि अगर इसकी एसआई यूनिट अगर आपको लेना है तो यहाँ पर आप देखो कि n की तो यूनिट हो नहीं सकती कुछ, क्योंकि n तो सिर्फ एक नंबर है, अपॉन में 2π जो है वो भी एक नंबर है। इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज़ बाकी बची कि h की एसआई यूनिट और l की एसआई यूनिट सेम होगी, क्योंकि दोनों के दरमियान यहाँ पे इक्वल टू है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि h जो है उसकी एसआई यूनिट जो भी है वही एसआई यूनिट एंगुलर मोमेंटम की भी होगी, यानी ज़ावियाई मेयार हरकत की भी होगी। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो प्लैंक का जो मुस्तकिल है h, इसकी एसआई यूनिट है जूल इंटू सेकंड। ओके, तो यही वाली यूनिट जो है ये एंगुलर मोमेंटम की भी होती है, ज़ावियाई मेयार हरकत की भी यही एसआई यूनिट होती है। ओके, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, ज़ावियाई मेयार हरकत। ओके, ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। अब हम चलते हैं चौथे सवाल पर। देखिए चौथा सवाल है, ज़मीनी हालत यानी ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की आयन शुद्धगी की तवानाई क्या होती है। ओके, अब आप देखो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि जब हम इस बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जब हम इलेक्ट्रॉन के अलग अलग ऑर्बिट जब लेते हैं तो यहाँ पर आप देखो, जैसे मैंने ये मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने ये दो ऑर्बिट लिया हूँ अलग अलग। ओके, इसमें ये वाला जो मदार है पहला, ये पहला मदार है मान लो, तो इसको ग्राउंड स्टेट कहेंगे, और ये दूसरा मदार है इसको हम लोग पहली एक्साइटेड स्टेट कहेंगे या पहला मदार भी कह सकते हो। ओके, जब इलेक्ट्रॉन पहले मदार में रहेगा यानी यहाँ पर नंबर 1 ऑर्बिट में रहेगा और ये नंबर 2 है, नंबर 1 ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उस वक्त उसकी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी तवानाई वो इलेक्ट्रॉन रखता है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी तवानाई के साथ इलेक्ट्रॉन पहले मदार में घूमता रहता है। अब आपको बोला गया है कि उसको इस ग्राउंड स्टेट से आयोनाइज करना है। आयोनाइज करने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी की कीमत -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको हमको इस मदार से निकाल कर बाहर पहुंचा देना है। ओके, इलेक्ट्रॉन को पहले मदार से निकाल कर दूसरे मदार में नहीं भेजना है, बल्कि पहले मदार से निकाल कर उसको आउट ऑफ द एटम भेज देने का है, एटम के बाहर भेज देना है। तो जब हम उसको आउट ऑफ द एटम भेजना चाहेंगे तो उसके लिए लाजमी बात है कि हमको इतनी एनर्जी देना पड़ेगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी तवानाई जब हम उसको देंगे तब जाकर वो आयोनाइज होगा। अब आप एक चीज़ देखिए कि जब मजमूई तवानाई निगेटिव है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एनर्जी आपको देना पड़ेगा वो एनर्जी डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये उसकी ग्राउंड स्टेट के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल है या आयनाइजेशन एनर्जी है, आयन शुद्धगी की तवानाई है।
ओके, इसलिए इसका इस पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों होना चाहिए उसका रीज़न आप याद रखो, टोटल एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसलिए उसको इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी जब देंगे तब जाकर वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सवाल का जो जवाब है वो होना चाहिए सी ऑप्शन, यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी आयनाइजेशन पोटेंशियल उसकी होगी या आयनाइजेशन एनर्जी उसकी होगी। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला जो सवाल है वो है हाइड्रोजन जौहर के लिए कम से कम इश्तियाली तवानाई, मतलब n=2 के लिए खाली जगह होती है। ओके, आप देखो आपको इश्तियाली तवानाई पूछा गया है, मतलब एक्साइटिंग एनर्जी एक्साइटिंग एनर्जी जो है वो मालूम करना है। आप इसको आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको आयनाइजेशन से एक मिसकंसेप्शन ये आ जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के बाहर चला गया। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को इस मर्तबा एटम के बाहर नहीं भेजना है, सिर्फ उसको पहले मदार से दूसरे मदार में भेजना है। तो पहले मदार से दूसरे मदार में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस वक्त उसकी जो एनर्जी होगी वो एनर्जी होगी ये दोनों ऑर्बिट के एनर्जी लेवल का डिफरेंस। ओके, आइए इसको देखो हम किस तरह से कर सकते हैं इस सवाल को। इस सवाल को हल करने का जो तरीका है वो तरीका कुछ इस तरह से रहेगा। हम यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड के लिए जो फार्मूला लेंगे वो फार्मूला लेंगे E2 - E1। ओके, अब आप देखो E2 की वैल्यू है -13.6 माइनस E1 की वैल्यू है E2 की वैल्यू, सॉरी ये गलत हो गया, E2 जो है E2 की वैल्यू है -13.4 माइनस E1 की वैल्यू है -13.6। ओके, और अब जाहिर सी बात है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.6 माइनस 3.4। इसका मतलब फाइनल आंसर जो आएगा वो होना चाहिए 12.2, नहीं सॉरी 10.2। 13 - 3 10 हो जाएगा, 6 - 4 2 हो जाएगा, 10 - 2। तो 10 - 2 जो है ये उसकी वैल्यू होना चाहिए। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर सवाल का जो जवाब है वो होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये था हमारा 5वां सवाल। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है रिडबर्ग का मुस्तकिल यानी रिडबर्ग कांस्टेंट के लिए आबाद खाली जगह होते हैं। ओके, अब आप देखो रिडबर्ग जो कांस्टेंट है उसके हमको आबाद देखना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको रिडबर्ग का फार्मूला जो है वो आना चाहिए। आप देखो अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए जो फार्मूला था, स्पेक्ट्रल लाइंस के वेवलेंथ के लिए जो फार्मूला था वो है 1/λ = R इन ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ओके, अब ये फार्मूले में आप गौर से देखो, इस फार्मूले के अंदर ये वाला जो पोर्शन है n1 पहले नंबर का ऑर्बिट है, n2 दूसरे नंबर का ऑर्बिट है, मतलब इनकी कोई इकाई तो हो नहीं सकती। अब जो कुछ भी बचा है तो यहाँ पर R है और इस साइड में बचा है 1/λ। इसका मतलब R जो रिडबर्ग कांस्टेंट है उसकी यूनिट बेसिकली वो होना चाहिए 1/λ की यूनिट। ओके, अब आप गौर करो लैम्डा की यूनिट होती है मीटर। अब यहाँ पर 1/λ है मतलब मीटर का इन्वर्स हो गया। तो इस तरह से R के लिए जो यूनिट हमारे पास बनेगी वो बनेगी मीटर इन्वर्स। ओके, मीटर का इन्वर्स। अब मीटर का अगर इन्वर्स है इसका मतलब लंबाई का इन्वर्स है, लेंथ का इन्वर्स है, तो L-1 आना चाहिए। तो बस अब आपको इस हिसाब से सोचकर ऑप्शंस जो है वो ढूंढना पड़ेगा कि L जो है वो -1 हो। तो जैसा आप देख रहे हो जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उसमें पहले ऑप्शन के अंदर L का पावर 1 है, जाहिर है वो नहीं चलेगा। दूसरे में L का पावर -1 है, बाकी लोग 0 हैं, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है। तीसरे के अंदर L1 के साथ में T1 दिया हुआ है तो ये रॉन्ग हो गया। चौथे में L-1 के साथ में T-1 दिया हुआ है इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। और ये जो बी ऑप्शन जो है तो वो एक्चुअली इसलिए है क्योंकि रिडबर्ग कांस्टेंट की एसआई यूनिट मीटर का पावर -1 होता है, मीटर इन्वर्स। ओके, तो ये था हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट का
सवाल नंबर 6। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला जो सवाल है वो है हाइड्रोजन जौहर में इलेक्ट्रॉन चौथे मदार से कूदकर दूसरे मदार में पहुंचता है। खारिज होने वाले अशा का मौजी अदद मालूम कीजिए। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इस सवाल के अंदर आपको पूछा गया है मौजी अदद मतलब वेव नंबर। आप याद रखना, मौजी अदद का मतलब होता है 1/λ। ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं मौजी अदद। ओके, तो मौजी अदद का मतलब रहेगा 1/λ। अब ये कंसेप्ट को ध्यान में रखकर अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप देखो, आपको बोला गया है इलेक्ट्रॉन चौथे मदार से दूसरे मदार में आया है। ओके, तो यहाँ पर चौथे मदार से दूसरे मदार में आया, इसका मतलब हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि N1 जो है वो है 4 और N2 जो है वो है 2, बराबर है। यानी पहले वो 4 नंबर के ऑर्बिट में था, बाद में वो 2 नंबर के ऑर्बिट में आ गया। अब इसको अगर आपने इस सेंस में लिया तो चलो ठीक है, इसको आप उल्टे सेंस में भी ले सकते हो। आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो कि यहाँ पर जो लोअर ऑर्बिट दिया हुआ है वो नंबर 2 है और हायर ऑर्बिट जो दिया हुआ है वो नंबर 4 है। तो N1 को अगर आप लोअर के रूप में लेंगे तो उसको 1 नंबर देना पड़ेगा सफिक्स में, और 2 को अगर आप हायर ले रहे हो तो वो सफिक्स में 2 आएगा। ओके, ये नोटेशन कर देना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। N1 = 2 और N2 = 4। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप देखो, इसमें सबसे पहले आपको बोहर्स फार्मूला फॉर स्पेक्ट्रल लाइंस यूज़ करना है। यानी तैफ़ी खतूत के लिए बोहर का जो फार्मूला है वो क्या है? उसका फार्मूला ये था 1/λ = r इन ब्रैकेट 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। आप लोग याद रखो, यहाँ पर N1 का मतलब लोअर ऑर्बिट है और N2 का मतलब हायर ऑर्बिट है। ओके, इनिशियल ऑर्बिट और फाइनल ऑर्बिट नहीं है, बल्कि लोअर ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट। अब इसको सॉल्व करते हैं। आप देखो, इसमें हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे 1/λ = r इन ब्रैकेट 1/N1। N1 का मतलब रहेगा लोअर ऑर्बिट और वो है 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का मतलब हायर ऑर्बिट है, मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर। तो r = 1/λ = कितना आ गया? r इन ब्रैकेट 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। चलो इसको और आगे बढ़ाते हैं, और इसको आगे अगर बढ़ाए तो ये बनेगा 1/λ = r इन ब्रैकेट 1/2 का स्क्वायर वो जाएगा 4 माइनस 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। और इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे यहाँ पे 16 ज़रब 4 हो जाएगा और ऊपर 16 वज़ा 4 यानी 12 हो जाएगा। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर r भी है ऊपर। ओके, इसको 4 से कट कर दो, 4 दिया 12, 4 का 4। इसका मतलब फाइनल आंसर कितना आ गया? 3r/16। ऊपर 3 है r के साथ में और नीचे 16 बचा हुआ है, तो 3r/16। इस तरीके से 1/λ की जो वैल्यू हमको मिली वो 3r/16 मिली। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर जो भी अशआ जो है खारिज होने वाली, जो भी रेडिएशन वहाँ पर निकलेगा, उसका मौजी अदद वेव नंबर यानी 1/λ वो 3r/16 होगा। ओके, तो ये था हमारा आज का 7वां सवाल। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉय तूले मौज यानी डी ब्रॉय वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर है, उसकी रफ्तार क्या होगी? और 4 अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। आप देखो, हमको करना है डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ मालूम करने के लिए सबसे पहले दिया गया है और उस पर से हमको वेलोसिटी मालूम करना है। तो हम डी ब्रॉय वेवलेंथ का फार्मूला लिख लेंगे सबसे पहले, लैम्डा = 10⁻⁻10 मीटर, और हमको वेलोसिटी यानी रफ्तार v मालूम करना है। फार्मूला जो है डी ब्रॉयज़ हाइपोथेसिस जो है वो लैम्डा = h/p है। p का मतलब है m × v, तो ये हो जाएगा h/m × v। और फिर अब आप v को शिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप v को शिफ्ट करोगे v = हो जाएगा h/m लैम्डा। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो,
H की वैल्यू 6.63 10 का पावर -34, M जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 का पावर -31 और लैम्डा 10 का पावर -10 आपको दिया गया था। चलो इनको अगर सॉल्व करें तो जैसा आप देख रहे हो, आप देखो इसमें सबसे पहले ये -34 और ये नीचे -31 है, तो ये हो जाएगा -3। फिर ये -10 को ऊपर ला लेंगे तो ये हो जाएगा 10 का पावर +10, तो इसका मतलब ऊपर बचेगा 10 का पावर 7। ओके, यानी ये वाली चीज़ बाकी बचेगी। तो इस तरीके से तमाम 10 के पावर्स को हल कर लिया जाए अगर, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो नंबर कुछ इस तरह से मिलेगा, 6.63 इंटू 10 का पावर +7 और डिवाइडेड बाय 9.1। अब आप देखो ऊपर 6.63 है और 10 का पावर 7 है, तो 10 के पावर 7 में से आप एक 10 बाजू में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 66.3। तो 10 का पावर एक कम करना पड़ेगा, मतलब 6 अपॉन में 9.1। अब आप 66.3 को 9.1 से डिवाइड करो, जैसे आप डिवाइड करोगे आपको नंबर मिलेगा 7.286 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड। मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की रफ्तार जो है वो इतनी होगी। ओके, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन का अगर हमको डी ब्रॉय वेवलेंथ दिया जाए तो उस पर से हम उसकी रफ्तार मालूम कर सकते हैं। ओके, ये था हमारा 8वां सवाल। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप का सवाल है। सवाल है कि एक ताबकार अंसर मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए इन्हेताती मुस्तकिल मतलब डीके कांस्टेंट जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, उसकी कीमत है 0.2166 पर डे। आप याद रखो ये जो पर डे जो है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डे का पावर -1। ओके, तो 0.2166 पर डे इतना उसका डीके कांस्टेंट है। इस आंसर की औसत ज़िंदगी वक्फा एवरेज लाइफ पीरियड जिसको टॉ कहते हैं वो मालूम करना है। 4 अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आप देखो ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको किसी भी तापकार आंसर की औसत ज़िंदगी का फार्मूला चाहिए तो उसका फार्मूला होता है डीके कांस्टेंट का उल्टा, यानी डीके कांस्टेंट को आप रेसिप्रोकल ले लो, उसको उल्टा कर दो, आपको औसत ज़िंदगी वक्फा मिल जाएगा। देखो इसको किस तरह से करते हैं। सबसे पहले इसमें जो दिया है वो है लैम्डा इज इक्वल टू 0.2166 पर डे। याद रखो लैम्डा तूले मौज नहीं है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, ये पर्टिकुलर सवाल के अंदर। यहाँ पे लैम्डा का मतलब है डीके कांस्टेंट और आपको टॉ मालूम करना है। फार्मूला जो रहेगा वो फार्मूला है टॉ इज इक्वल टू 1/लैम्डा। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, यानी औसत ज़िंदगी के लिए। औसत ज़िंदगी जो है वो होता है 1/लैम्डा के बराबर। बस इसमें तमाम वैल्यूज़ पुट कर दो, यह आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू 1/0.2166। अब 1 को अगर 0.2166 से डिवाइड करे तो इसका जो आंसर मिलेगा वो आएगा 4.617 डेज़। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा, 4.617 डेज़। ओके, इस तरह से हम ये सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला जो सवाल आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है वो ये है कि हाइड्रोजन जौहर में इलेक्ट्रॉन की ज़मीनी हालत वाले मदार और पहले इश्तियाली हालत वाले मदारों के रगबों का तनासुब खाली जगह होता है। यानी यहाँ पर आपको रगबे जो है वो उनका तनासुब के रूप में उनको आपको मालूम करना है। और किस का मतलब, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की ज़मीनी हालत मतलब N1 और पहला इश्तियारी हालत मतलब N2। ओके, चलो देखो इसको किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आप याद रखो इसमें जो दिया हुआ है वो है N1 इज इक्वल टू 1, ये गिवन कंडीशन है। फिर N2 जो है वो है पहली एक्साइटेड स्टेट, और आपको मालूम करना है A1/A2 मतलब उनका रगबा, उन दायरवी मदारों का रगबा जो है उनका तनासुब निकालना है। ओके, तो A1/A2 क्वेश्चन मार्क।
अब यहाँ पर आप देखो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो भी दायरे का, दायरवी नुमा अगर कोई मदार है तो उसका जो एरिया है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो ए बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। अब इस चीज़ को अगर कॉपी की जाए तो A1 का वैल्यू, A1 की वैल्यू मिल जाती, वैसे ही A2 की वैल्यू मिल जाएगी। A1 की वैल्यू मिलेगी पाई R1 का स्क्वायर और A2 मिलेगा पाई R2 का स्क्वायर। आप ये वैल्यूज़ उठाकर इस फॉर्मूले में रख दो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, A1/A2 इज इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर अपॉन पाई R2 का स्क्वायर। अब जैसा आप देख रहे हो ऊपर पाई है नीचे भी पाई है तो पाई से पाई कट जाएगा। R1 भी स्क्वायर में है R2 भी स्क्वायर है, इसलिए दोनों को कॉमन निकाल लेंगे, यानी स्क्वायर को कॉमन निकाले तो A1/A2 इज इक्वल टू आ गया R1/R2 पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर। मान लो ये इक्वेशन 1 है। अब हम इसमें बोहर्स एटॉमिक मॉडल का कंसेप्ट यूज़ करेंगे रेडियस का। याद रखो रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो हमेशा क्या होता है, R प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी है तो इसको हटाकर इक्वल टू कांस्टेंट ले लो तो हो जाएगा R इज इक्वल टू कांस्टेंट K इंटू एन स्क्वायर। बस ये जो वैल्यू हमको मिली इसको उठाकर इक्वेशन 1 में रख दो। इक्वेशन 1 कुछ ऐसी बन जाएगी, A1/A2 इज इक्वल टू वहाँ पर था N1 अपॉन N2 का स्क्वायर यानी 4, तो N1/N2 का पावर 4। ओके, K से K कैंसिल हो जाएगा जब हम ये वैल्यूज़ को रख कर सॉल्व करेंगे तब। चलो ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसको। तो ये आ गया A1/A2 इज इक्वल टू 1/2 का पावर 1/4। अब 1 का पावर 4 1 होगा, 2 का पावर 4 जो है वो हो जाएगा 16। इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू आ गया 1/16। आप याद रखो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1:16। ओके, यानी पहला जो दायरी मदार है उसका जो रेडियस है अगर वो 1 हो तो वो जो सेकंड वाला जो मदार है उसका जो एरिया आएगा वो 16 टाइम्स उससे बड़ा होगा। ओके, ये था हमारा आज का कौन से नंबर वाला सवाल, 10वें नंबर वाला सवाल। ओके, और इसी के साथ अब हम यहाँ पे आज के इस लेक्चर को रोकते हैं।